नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग के बारे में कि डिजिटल लर्निंग के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिजिटल लर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। कि हम जैसे इस कोविड पीरियड में, कोरोना काल में पिछले 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग तरीके से बच्चों के साथ अपने डिजिटल कंटेंट को उपलब्ध करा रहे हैं और ये कंटेंट बच्चों के पास इस पीरियड में घर बैठे अनेक संसाधन को चाहे डिजिटली मोड पर उनको मिल रहा है, चाहे हम उनको ऑनलाइन क्लास के मोड पे दे रहे हैं, चाहे उनको हम पीडीएफ फाइल के मोड पे दे रहे हैं, चाहे हम उनको पीपीटी बना के दे रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम बच्चों के पास इन संसाधनों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोड होते हैं जहाँ पर हम डिजिटल लर्निंग करा सकते हैं। डिजिटल लर्निंग की आवश्यकता केवल हमें बच्चों को इसी समय डिजिटल माध्यम से शिक्षण देने की ही नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए या अच्छे कंटेंट को सभी बच्चों के पास पहुंचाने के लिए डिजिटल एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम इस तरह की सुविधाएं सभी बच्चों के पास दे सकते हैं। जो भारत का एजुकेशन सिनेरियो दिखता है वो लगभग 85 लाख टीचर्स हैं और अप्रॉक्स 26 करोड़ स्टूडेंट जो स्कूल में इनरोल हैं। इन सभी बच्चों के पास हम क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे हम दे सकते हैं और कैसे मुख्य तौर पर हम जो लर्निंग जानते हैं वो है फेस टू फेस लर्निंग जो हम लोग अपने स्कूल में करते हैं। सेकंड, ब्लेंडेड लर्निंग, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू हम फेस टू फेस लर्निंग और डिजिटल लर्निंग दोनों को मिक्स कर सकते हैं, यानी कि इसको हम फिजिटल लर्निंग भी कह सकते हैं, फिजिकल और डिजिटल इन दोनों को मिला के। तो ब्लेंडेड लर्निंग में टीचर्स अच्छे कंटेंट को जब हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और उस कंटेंट को बच्चों को बार बार देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंटेंट को डिजिटल कन्वर्ट कर देते हैं और डिजिटली फॉर्मेट में डाल देते हैं। तो बच्चे उसको बार बार देख करके उस कंटेंट को सीख सकते हैं। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन लर्निंग पे बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग पर अगर हम बात करें कि बेसिक तौर पर जो डिजिटल लर्निंग है वो 2 पार्ट में बटी है और अगर हम इसमें टीवी और रेडियो को भी जोड़ दें तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। पहला है सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के साथ फेस टू फेस डिजिटल माध्यम से जोड़ते हैं, तो उसको सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। इसके तहत हम जो डिजिटल संसाधन टीचर्स क्रिएट करते हैं उन संसाधन को बच्चों के पास तक हम उपलब्ध करा देते हैं और जब बच्चों के पास वो डिजिटल फोन या स्मार्टफोन या डिजिटल संसाधन होते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार उसको देख लेते हैं, उसके साथ शिक्षण कर सकते हैं। इसमें दोनों टीचर्स का और बच्चों का दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ऑनलाइन होना आवश्यक नहीं है। तो ये यहाँ पर डिजिटल लर्निंग के इस सिंक्रोनस और असिंक्रोनस लर्निंग पर अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से हमारे पास माध्यम हैं जिनके द्वारा हम ये लर्निंग करा सकते हैं। तो डिजिटल लर्निंग पर जब हम टीचर और बच्चे दोनों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और जब ये प्रोसेस हो रही है डिजिटल लर्निंग की, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वेबिनार्स का। जैसे हम जानते हैं गूगल मीट के माध्यम से हम एक साथ जुड़ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं और वर्चुअल क्लासरूम के अलावा और बहुत से लाइव बोर्ड है उसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके जिसमें हम बच्चों के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई असाइनमेंट बना करके असिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग करा रहे हैं तो YouTube एक अच्छा माध्यम है जो हम अपने वीडियो YouTube में अपलोड कर देते हैं और बच्चे उस वीडियो को जब उनको समय होता है वो देख लेते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हम बच्चों को भेज सकते हैं। गूगल क्लासरूम एक बहुत सशक्त माध्यम है जहां पर हम ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग करा सकते हैं और इसके थ्रू हम गूगल की एक सर्विस को यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट को बच्चों को बता सकते हैं जैसे स्वयं, दीक्षा, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के साथ हैं, तो इसका मतलब सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग की प्रोसेस चल रही है। इसमें वेबिनार के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम इस ऑनलाइन लर्निंग पे काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गूगल मीट या बहुत से ऐसे सिस्टम है जहां पर हम इनके थ्रू ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो इनके कुछ फीचर्स भी हैं। फीचर्स जैसे जैसे इस बीच में हम लोग देख रहे हैं तो इनके साथ बहुत से अच्छे फ्री में, जब हम केवल हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, हम अपने बच्चों के साथ या एक बड़े ग्रुप के साथ इसमें जुड़ सकते हैं और आराम से हम अपने एक कक्षा 1 घंटे 2 घंटे की कक्षाओं को इसके साथ संचालित कर सकते हैं। इसमें ना केवल अपने कंटेंट को बोल सकते हैं बल्कि अपने कंटेंट को प्रदर्शित भी कर सकते हैं पीपीटी बना करके या अपने कंप्यूटर्स के माध्यम से उसको
बच्चों को दिखा सकते हैं। और दूसरा इसका एक फीचर्स है कि हम इसमें ऑटोमेटिक अटेंडेंस भी बच्चों की ले सकते हैं, जैसा कि हमारे टीचर साथ में हम लोग ले रहे हैं। तो केवल एक हम देखते हैं कि गूगल मीट अटेंडेंस एक एक्सटेंशन है क्रोम का, उसको अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं और जब हम अपनी मीट स्टार्ट करते हैं तो ये अटेंडेंस के लिए आप यहाँ पर जो टिक लगा है इसमें क्लिक करते ही ये अटेंडेंस आपके फोन पर या आपके डिवाइस पर आ जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने वो क्लास ली है। तो ये एक अच्छा फीचर्स है। ऐसे ही अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम में करते हैं तो वहां भी अटेंडेंस हम ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फीचर्स हमें मिल जाते हैं कि हमारी क्लास में कितने बच्चे आए हैं, उसको हम अटेंडेंस भी साथ में ले सकते हैं, कंटेंट भी हम शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर डिजिटल संसाधन को हम लोग यूज करते हैं। तो YouTube लाइव में भी कुछ अच्छे फीचर्स ये हैं कि अगर हम अपने बच्चों के साथ YouTube में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम यहाँ पर शेड्यूल बना सकते हैं कि कब हम कौन सी क्लास लेंगे, बच्चों के साथ वो क्लास शेयर हो जाती है और इसकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और बच्चे उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं और लाइव क्लास भी यूज कर सकते हैं। करने का तरीका आसान है। हम यहाँ पर जब हम वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन आता है। तो हमें बताना है कि किस टॉपिक पर हमारी क्लास होने जा रही है। सबसे ऊपर टॉपिक का नाम हम लिख सकते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं कि अगर मान लो आप पहले ही एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं कि मैं इस दिन ये क्लास लूंगा तो आप यहाँ पर से शेड्यूल इसमें डाल सकते हैं। ऑडियंस बता सकते हैं कि कौन ऑडियंस होंगी। पब्लिकली करेंगे तो सभी बच्चे उसको ऑनलाइन देख रहे होंगे या जितने बच्चे आपके साथ जुड़े होंगे। जिनके लिए किड्स के लिए है तो किड्स के लिए क्लिक कर दीजिए या नहीं तो आगे बढ़ के नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करते ही हमारे पास ये टॉपिक लाइव चला जाएगा या शेड्यूल किया है तो उस समय बच्चे आपकी क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ से आप गो लाइव जैसे ही करते हैं तो गो लाइव करते ही जो हमारा लेसन है वो लाइव हम यहाँ पर से दे सकते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है सिंक्रोनस लर्निंग का जब हम YouTube का यूज कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा फीचर है कि जो हमारा लेक्चर है, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने वाली चीज YouTube में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और बच्चे जब भी चाहें उसको दोबारा देख सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम एक बहुत अच्छा माध्यम है और हमें हमारे उत्तराखंड में लगभग 500 स्कूल में वर्चुअल क्लासरूम अभी चल रही है और इसके माध्यम से हम एक ही समय पर बहुत एक बड़े ग्रुप को कवर कर सकते हैं और इसमें बातचीत कर सकते हैं, प्रतिभागियों के साथ इसमें कार्य कर सकते हैं, संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम के ही तहत जैसे लाइव बोर्ड है, हम इसमें ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग के तहत हम टीचर्स और स्टूडेंट दोनों इस लाइव बोर्ड को शेयर कर सकते हैं आपस में और टीचर्स जो भी इस बोर्ड में अपने फोन पे लिखेंगे वो बच्चों को मिल जाएगा। ओपन बोर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड है, ऐसी कंसेप्ट बोर्ड है। तो इस तरह से हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम का भी माध्यम है। दूसरा तरीका अगर आप इस पिक्चर्स में देख रहे होंगे तो इसमें टीचर्स अब नहीं दिख रहे हैं और बच्चा ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है। तो ये माध्यम है जब टीचर्स ने अपने संसाधन को बच्चों तक पहुंचा दिया और बच्चों के पास जब समय हो बच्चे उसको यूज कर सकें। तो ज्यादातर हम लोग अपने पास इस तरह के लर्निंग जो मोड है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। इसके तहत सबसे पहला और सबसे बेसिक है यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां हम ऑनलाइन लाइव क्लास भी कर सकते हैं और अपने रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप अपने वीडियो बना करके जब हम अपना एक वीडियो बना देते हैं तो वीडियो बना के हम उस वीडियो को YouTube स्टूडियो में अपलोड कर देते हैं। अपने जीमेल से एक अकाउंट बना करके हम YouTube स्टूडियो के थ्रू वीडियो को अपलोड कर देते हैं और बच्चों के साथ उसको शेयर कर देते हैं और बच्चे जब चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो बच्चों के पास पहुंच जाएगा। तो बच्चे के पास जब फोन आएगा बच्चा उसको यूज कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जब हम YouTube स्टूडियो के माध्यम से YouTube के माध्यम से शिक्षण कर। दूसरा बहुत अच्छा एक माध्यम और है जिसको गूगल की ही सर्विस है जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। बनाने के लिए बड़ा आसान है कि आप गूगल क्लासरूम तो google.com ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल की और इसमें आपसे आपकी मेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जैसे ही आप कर देते हैं तो गूगल क्लासरूम आपके पास ओपन हो जाएगा। राइट में देखिए प्लस का साइन दिखेगा आपको। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट क्लास एंड ज्वाइन क्लास। टीचर्स के लिए यहाँ पर क्लास को क्रिएट करना और स्टूडेंट के लिए ज्वाइन करना ये आपको बताया जाएगा। तो जैसे ही आप क्लास को क्रिएट करते हैं तो एक न्यू क्लास ओपन हो जाएगी और इस क्लास में आप इसका नाम, सेक्शन, सब्जेक्ट, रूम नंबर आप ये लिख सकते हैं और इसको यहाँ से क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद आपके पास ये क्लास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लास का कोड दिखाई दे रहा है। ये कोड अगर आप बच्चे को देंगे तो बच्चा जब ज्वाइन करेगा, यहाँ पर हम देखें जब बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो वो कोड यहाँ पर डाल देंगे। तो जो कोड डालने से बच्चे ऑटोमेटिक इस क्लास को ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चे को असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चे को क्विज असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चे को क्वेश्चंस दे सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सी चीजें बच्चों के साथ जो हम अपनी क्लास में करते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर YouTube का वीडियो का लिंक हम बच्चे को दे सकते हैं और उसमें से असाइनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी चीज मिल जाएंगी।
गूगल की गूगल डॉक, स्लाइड, शीट, ड्राइंग, फॉर्म्स, इनको हम यहाँ पर से लोड कर सकते हैं। बच्चे इसको यहाँ पर यूज करेंगे। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, आप जैसे ही पेपर में क्लिक करेंगे तो आपके पूरे बच्चे आपके पास आ जाएंगे। जैसे 43 स्टूडेंट हैं तो ये सभी बच्चे आपके पास दिखेंगे। बच्चों को यहीं से क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसने कितना असाइनमेंट किया है। और इसके बाद आपको अगर देखना है कि बच्चों के वर्क, आपने जो जो असाइनमेंट उनको दिया है, वो असाइनमेंट कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चों का मिसिंग है, ये सब आपके पास ऑटोमेटिकली ये गूगल क्लासरूम में आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत सशक्त माध्यम है जिसके थ्रू हम बच्चे को डिजिटल क्लासरूम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और डिजिटल लर्निंग इसमें की जा सकती है। ऐसे रिव्यू करने के लिए कि बच्चों के पास कितने उनको प्रोग्राम दिए हैं और कितने बच्चों ने वो प्रोग्राम पूरे किए और क्या क्या उनको ग्रेड मिले, तो उसको हम रिव्यू में भी देख सकते हैं। इसको आप केवल लैपटॉप में नहीं, आप अपने फोन पर भी इसका ऐप है गूगल क्लासरूम, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन से ये पूरी प्रोसेस चला सकते हैं। ऐसे ही गूगल की और भी बहुत सी सर्विस है। गूगल के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, गूगल फॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका हम बच्चों के साथ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार गूगल जैमबोर्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है ऑनलाइन लर्निंग पर। आप मैथ्स के क्वेश्चंस, कुछ डिजाइन, ये सारी चीजें या क्वेश्चंस लिख करके हम बच्चों के पास यहाँ से शेयर कर सकते हैं और बच्चे उसको देख सकते हैं। इसी तरह इसके भी जैमबोर्ड का भी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सी चीजें हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला आगे बात आती है कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा हम लोग कर ही रहे हैं कि हम अपने फोन से स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करते हुए, हमारे फोन पे बहुत से लगभग सभी फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डर है, नहीं तो बहुत से स्क्रीन रिकॉर्डर हैं जिनका हम अपने पास अपने फोन पे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसको हम यूज करते हैं और अपने वीडियो क्रिएट कर लेते हैं और वीडियो को हम बच्चों के पास पहुंचा सकते हैं। तो इसी क्रम में जैसे OBS स्टूडियो एक ओपन सोर्स का स्क्रीन रिकॉर्डर है और आपके YouTube लाइव में भी बहुत हेल्प करेगा। जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल है उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल लेसन क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत हम कुछ वेबसाइट्स पे बात करते हैं कि जो हमें डिजिटल लर्निंग पर ये जो मोड है हमारे पास उसमें काम करती है। एक नोट्सजेन वेबसाइट है, notesgen.com। उसके थ्रू बच्चों को नोट्स उपलब्ध हो सकते हैं और केवल उसका में आप बच्चों को यहाँ पर लिखेंगे कि फ्री नोट्स फॉर, जैसे लिखा फ्री नोट्स फॉर फिजिक्स, तो नोट्सजेन में जैसे हम इसमें टाइप करते हैं तो क्योंकि बहुत से बच्चों को नोट्स की आदत होती है, रिटर्न नोट्स की, तो वो कैसे उनको नोट्स मिलेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि फ्री में बच्चों के लिए ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे और इसको वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF ड्राइव एक ऑप्शन है जहाँ पर हमें बहुत से डिजिटल संसाधन मिल जाते हैं PDF फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पर इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं और इसमें हमें बच्चों को बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा फिजिक्स क्लास 12, तो हम जैसे ही लिखते हैं तो हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स की बुक्स है वो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर हम डिजिटल लर्निंग के मोड पे बात करते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को बता। इसी प्रकार QR कोड क्रिएट करना, ये एक अच्छा फॉर्मेट है जहाँ पर हम बहुत सी बार डिजिटल बच्चों के पास बहुत बड़ा कंटेंट हमारे पास हो गया या PDF बड़ी PDF है या वीडियो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं उसका, या हमने क्विज लेना है तो बहुत उस फॉर्मेट में जा नहीं पा रहा है, तो बच्चों के लिए हम QR कोड क्रिएट कर लेते हैं। और ये QR कोड आपने दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा और दीक्षा चूंकि पूरी इसी फॉर्मेट में चलता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है, तो जिसके माध्यम से हम बच्चों को QR कोड दे देते हैं और बच्चे अपने फोन से उस QR कोड को स्कैन करके जो भी डिजिटल कंटेंट है उसको वेब रिसोर्सेज से ले लेते हैं और डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो QR कोड जनरेटर के थ्रू हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं। जो अगला प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत सरकार का इसमें MHRD का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसमें बहुत फोकस किया गया है। यह है स्वयं पोर्टल के माध्यम से बच्चों की, खासकर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से PG लेवल तक बच्चों के लिए हमारे पास बहुत से संसाधन और बहुत से कोर्स इसके अंदर उपलब्ध हैं जिसका बच्चों के साथ बहुत प्रयोग किया जा सकता है। कोविड-19 पीरियड में नॉट स्टॉप योर लर्निंग इस नाम से एक टैब इसने ओपन किया और इसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण और सुगम करा सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं इसको फिल्टर लगा करके कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे या सब्जेक्ट पर कौन कौन से एग्जाम होना है या किस एग्जाम की डेट क्या है, कब वो कोर्स स्टार्ट होगा, कितने
पीरियड का वो कोर्स है, तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी जानकारी मिल जाती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हर टीचर्स को इसको एक बार इसको विजिट करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे और देखना चाहिए, क्योंकि हम इसके माध्यम से अपने विद्यालय के बच्चों को बहुत अधिक फैसिलिटेट कर सकते हैं सीखने के लिए और अलग अलग कोर्स करने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और जीरो कॉस्ट का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। तो हम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं। स्वयं ने जो एक नया समय पार्ट स्टार्ट किया कोविड-19 के समय कि जो लर्निंग है उसको इसी पोर्टल के माध्यम से कैसे करें, तो इसमें इंजीनियर्स की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ई बुक्स इसके अंदर हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज इसके अंदर हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के एनसीईआरटी के कोर्सेज इसके अंदर हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स इसके अंदर है, इंजीनियरिंग के कोर्स इसके अंदर है, आईसीटी इनिशिएटिव इसके अंदर है। तो इस तरह से बहुत से एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको हम बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों को इसको हमें बताना भी चाहिए कि स्वयं को एक बार जरूर यूज करें। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, जिसमें लगभग 19,000 से ज्यादा फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं और ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए इसमें फाइल्स हैं, इसको हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इस समय दीक्षा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, diksha.gov.in, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी दीक्षा पर बहुत फोकस किया है। उसके कारण यह है कि लगभग सभी कंटेंट इसके अंदर उपलब्ध हो रहे हैं और लगभग हर स्टेट के लिए ये हर लैंग्वेज पर ये प्रोग्राम बन रहे हैं और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म MHRD की तरफ से बनाया गया है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी। इसके माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म पर सारे डिजिटल संसाधन को देख सकते हैं और QR कोड के माध्यम से हम इसको अपने फोन पर इस पूरी बुक्स को देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो दीक्षा बहुत से कोर्स भी कराता है और इसके डिजिटल सर्टिफिकेट भी हमें उपलब्ध कराता है, तो इसको भी हमें एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। दीक्षा प्लेटफॉर्म का जो ऐप है उस ऐप के थ्रू हम उसको अपने फोन से भी यूज कर सकते हैं और फोन से भी उसको प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कोर्स है ये कोर्स आपके प्रोफाइल में आ जाते हैं और जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो वो कोर्स आपके पास ई सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध हो जाता है। जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल लर्निंग का वो सेम इसी वेबसाइट के थ्रू है और ये भी इस समय बहुत ज्यादा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कोर्स को स्टार्ट किया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD ने डिजिटल लाइब्रेरी ओपन की और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से हमारे पास बहुत से ई कंटेंट अवेलेबल है। ये सारे के सारे ई कंटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो और इनको बच्चों के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के भी इसमें कंटेंट दिए हैं क्लास 10th क्लास 12th के लिए। तो बच्चों को एक बार इसमें विजिट कराना है और बच्चों को बताना है कि इसके माध्यम से आपके पास बहुत बड़ी रेंज ई लर्निंग की है और इस ई लर्निंग को आप यूज कर सकते हैं। देखेंगे इसमें लगभग सभी साइंस सब्जेक्ट के जो कंटेंट है वो अवेलेबल हैं। आप इसको सब्जेक्ट वाइज, सोर्स वाइज, कंटेंट टाइप इसको सर्च कर सकते हैं और बच्चों को यूज करा सकते हैं। अब एक बात और आती है कि हम अपने अगर हमने PDF बनाया या PPT बनाया तो वो PPT हमारा बहुत बड़ा बनता है, तो हम उसको कैसे छोटा कर सकते हैं। तो कंप्रेस करने के लिए आपके पास vcompress.com एक वेबसाइट है या इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को कंप्रेस कर सकते हैं और उसकी जो लेंथ है वो लगभग 70 से 80% तक आप उसकी तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप इसमें जो फाइल है वो फाइल को आपने कंप्रेस किया और अगर आप देखें तो ये जो फाइल थी 2365 MB की थी और अभी केवल 237 MB तक रह गई। तो आप देखें कि कितने स्पीड में ये कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसे ही हम अपने वीडियो को भी कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी कंटेंट बनाते हैं वो कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनेगा तो वो लगभग 15 से 20 मिनट तक का वीडियो हो जाता है और वो वीडियो को बच्चों के पास भेजना व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इतना आसान नहीं होता। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे क्लाइडियो एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो की लेंथ को 80% तक आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं और बच्चों के पास आसानी से भेज सकते हैं। अगला माध्यम आता है टीवी या रेडियो बेस्ड लर्निंग। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय के हिसाब से ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि PM ई-विद्या प्रोग्राम लॉन्च हो गया है और टीवी या रेडियो बेस्ड लर्निंग जो है इसमें कोई अन्य डिजिटल संसाधन की उपलब्ध आवश्यकता नहीं है, केवल आपके पास बच्चे के पास टीवी होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि PM ई-विद्या के अंतर्गत सरकार ने अब हर एक चैनल एक क्लास के लिए निर्धारित कर दिया है। अगर हम बात करें जो PM ई-विद्या कार्यक्रम की 1 से लेकर 22 तक के चैनल हायर एजुकेशन के लिए हैं और 23 नंबर से लेकर 34 नंबर तक के जो चैनल हैं वो स्कूल एजुकेशन के हैं। यानी कि कक्षा 1 के बच्चे के लिए चैनल नंबर 23 है
और कक्षा 12 के बच्चे के लिए चैनल नंबर 34 है। तो इसी क्रम में हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस चैनल का आप उपयोग कर सकते हैं